नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं हरियाणा की राजनीति को लेकर। जी हां, हरियाणा में अब तक सियासी घमासान मचा था, लेकिन अब आज मतदान हो गए तो अब ये मामला शांत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं जनता का अगर रुख जाने, हमारी नेक्स्ट 9 की टीम जो है वो ग्राउंड लेवल पर जाकर जब उन्होंने आंकड़े निकाले तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो है वो बेहद चौंकाने वाले आए। जी हाँ, ये पूरा माजरा जो आ रहा है अब कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में हरियाणा में दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने की संभावना है। आपको बता दें, हरियाणा में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को 45 से 50 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसको 32 से 35 सीटों के मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इनेलो की बात करें तो 1 से 3 सीट के बीच में, अगर अदर्स की बात करें तो उसमें 4 से 5 सीटें दिखाई दे रही हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद हैं, अगर देखा जाए तो जेजेपी है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपना दबदबा दिखाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार कोई बेहतर प्रदर्शन करते हुए नहीं नजर आ सकती, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना और फिर अचानक से चुनाव में एक्टिव हो जाना, उससे ये नहीं माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं हरियाणा में। लेकिन जो सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रही है। आखिरकार किन सीटों पर सबसे ज्यादा समीकरण भारतीय जनता पार्टी के बन रहे हैं, और जो 32 से 35 सीटों का आंकड़ा निकल कर आ रहा है आखिर किस बेस पर आ रहा है, और वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आखिरकार कौन कौन से स्टेप उनके इस बार के चुनाव में मजबूती का कारण बने, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इस बार का जो सबसे सटीक एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वहीं बीते लोकसभा चुनाव में जो नेक्स्ट 9 की टीम ने जितने आंकड़े दिखाए थे कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नजर आए थे, और इस बार भी जो आंकड़ा निकल कर आया है वो भी काफी सटीक माना जा रहा है। आज हमारे साथ आश्रुति मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार ये जो आंकड़े हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कौन से समीकरण की वजह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लड़ाई देखने को मिल सकती है। आश्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आश्रुति, क्या लगता है कि हरियाणा में जिस तरीके से चुनावी माहौल चला, आज मतदान हो गए, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं शिकस्त खाती हुई नजर आ रही है, उससे क्या माना जा सकता है कि अब कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलने वाला है? देखिए, कहीं ना कहीं जो आंकड़े बताते हैं, आंकड़ों के अनुसार बिल्कुल इस बार अगर आप देखें तो कांग्रेस इस बार अपना दमखम बनाती नजर आ रही है। चाहे आप चुनिंदा सीटों की बात कर लीजिए या फिर हरियाणा में जिस हिसाब का कांग्रेस के पक्ष में समीकरण बन रहा है उसके लिए बात कर लीजिए। आप देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला कहीं ना कहीं शुरू हुआ साल 2020 से, अगर आप देखें किसान आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो किसान आंदोलन के बाद से ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीतियां बनाने लगे थे हरियाणा के किसान। और आप देखिए जब हरियाणा की बात होती है तो यही कहा जाता है कि हरियाणा के जो जाट हैं वो आखिर किसके साथ हैं। आप देखिए जो तमाम नारे कहीं ना कहीं चलते हैं, जो तमाम पैतरे आजमाए जाते हैं वो इन्हीं मुद्दों पर आजमाए जाते हैं, क्योंकि हरियाणा में सबसे अधिक जो जनता है वो जाटों की जनता है। आप आंकड़ों पर भी अगर गौर करें तो करीबन 35% हरियाणा में जाटों का समीकरण माना जाता है, और जाट समीकरण हरियाणा में सबसे ज्यादा खेल बिगाड़ने के पीछे बड़ी वजह मानते हैं। हालांकि जो इस वक्त आप देखें जो नेक्स्ट 9 की टीम की ओर से जो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जारी किए गए हैं, अगर इसके आसपास भी कांग्रेस आप देखें कहीं ना कहीं समाप्ति करती है तो मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां से अब एक सीख की क्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि रणनीति तो बीजेपी बना रही है। आप देखिए ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए नायब सिंह सैनी को फिर से लाडवा की सीट से उतार दिया गया है। हालांकि आप देखिए तमाम कई सीटों से उतरने के उनके कयास लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था हिसार सीट से कहीं ना कहीं वो उतर सकते हैं, लेकिन वो कयास केवल कयास ही रह गए, क्योंकि हिसार सीट भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि हिसार सीट में ओबीसी वोट बैंक का जो आप देखिए जो जनाधार है वो कमजोर है, और वो कमजोर जनाधार अगर नायब सिंह सैनी नहीं कहीं ना कहीं हासिल कर पाते तो उनको लाडवा सीट देना ज्यादा बेहतर है, इसलिए उनको वहां से चुनावी मैदान में उतार दिया। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार, आप अनिल विज की बात कर लीजिए, अंबाला कैंट की सीट से अनिल विज इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। कारण क्या है अंबाला कैंट से उन्हें उतारने का? उनका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि किसानों की जो जनसंख्या है वो हरियाणा के भीतर कहीं ना कहीं कहते हैं सेंटर ऑफ हरियाणा में बैठती है, और हरियाणा के भीतर अगर आप चुनावी एक जुमले आजमाने का प्रयास करेंगे तो वो जुमले आपके पक्ष
उसमें नहीं जाएंगे। और अंबाला कैंट मात्र केवल एक ऐसी सीट है जिस सीट से अनिल विज को उतारा जा सकता था। हालांकि अनिल विज के लिए भी एक नया दौर था, लेकिन अनिल विज ही वो शख्स थे जो किसानों के पूरे मामले में कहीं ना कहीं फंसते नजर आए थे। अब देखिए, किसान आंदोलन 2020 में शुरू हुआ, एमएसपी की मांग किसान करते आ रहे थे, पंजाब से आप देखिए पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा कूच करते नजर आए। लेकिन ये पूरा समीकरण आखिर शुरू क्यों हुआ? शुरू इसीलिए हुआ क्योंकि सरकार से मांग की जा रही थी। मांग इस चीज की जा रही थी कि अगर आपने साल 2019 में हमारी मांगे नहीं पूरी करी, यानी केंद्र सरकार ने अगर साल 2019 में मांगे नहीं पूरी करी, तो 2020 में किसानों ने ये कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया कि वो आप देखिए वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो विरोध करेंगे। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी नींव में कमजोर होने लगी, क्योंकि हरियाणा की सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर ने कहीं ना कहीं आप देखें हरियाणा में किसानों को घुसने ही नहीं दिया। ये बड़ी वजह बनती नजर आई किसानों के लिए इतने बड़े विरोध प्रदर्शन की। और आज अगर बीजेपी हार रही है, जो आंकड़े आज कहीं ना कहीं निकल रहे हैं, ग्राउंड जीरो से जो आंकड़े कहीं ना कहीं निकल रहे हैं, ये आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं वहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हरियाणा की जनता के लिए नहीं किया। आप देखिए, मुख्य मुद्दे कहीं ना कहीं किसानों का सबसे अहम वोट बैंक हरियाणा से आता है। बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या हरियाणा से उठती है। हरियाणा के युवा जब उनके बयान सुन ले, हरियाणा के युवाओं की केवल एक ही मांग होती है कि दिल्ली जैसा जो शिक्षा का मॉडल दिल्ली में चलता है, जो शिक्षा का मॉडल उत्तर प्रदेश में चलता है, वो हरियाणा में क्यों नहीं चल सकता? भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं रणनीति बना के बैठी है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसी की सरकार हरियाणा में होती है। ऐसा लंबे समय तक नहीं चल सकता। लोकसभा चुनाव में आप देखें, लोकसभा चुनाव में अगर आप देखें 5 सीटें कांग्रेस लेके गई थी, बची 5 सीटें अगर बीजेपी के खाते में आई थी, तो उसका कारण क्या था? कहीं ना कहीं एक समान सीटों का समाप्त हो जाना बीजेपी के लिए बड़ी सीट लोकसभा के दौरान ही बन चुका था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को यहां से मजबूत होना है तो युवाओं पे कहीं ना कहीं फोकस करना पड़ेगा, धर्म की राजनीति को खत्म करना पड़ेगा। और जाटों का समीकरण हरियाणा में ज्यादा है और वही जाट है जो इस बार बीजेपी का वोट काट रहे हैं। गठबंधन की पार्टियों की बात कर ले तो कहीं ना कहीं इस बार भले ही आप देखिए चंद्रशेखर आजाद ने जजपा के साथ यानी दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ गठबंधन करा है, लेकिन लोकसभा चुनाव अगर 2019 का गौर कर लिया जाए हरियाणा का, आप देखिए करीबन जो 13 से 14% दुष्यंत सिंह चौटाला के पक्ष में वोट आए थे, वो इस बार 0.001% गया है लोकसभा चुनाव में। ये दुष्यंत सिंह चौटाला की कहीं ना कहीं जो उनकी गिरती साख है उसका एक बड़ा प्रमाण है। और ये कहना हमारा नहीं है, ये कहना वो तमाम आप देखिए खबरें चलती हैं जिस हिसाब से लगातार आप चाहे अन्य खबरों को अगर आप उठाकर देख ले, दुष्यंत सिंह चौटाला की साख कमजोर होने का, बीजेपी से उनका गठबंधन टूटने का कारण सबसे ज्यादा यही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में दुष्यंत सिंह चौटाला का प्रदर्शन किसी से छिपा नहीं है। अब कयास इस बात के फिर लगने शुरू हो गए कि दुष्यंत सिंह चौटाला जी बीजेपी की तरफ वापस जा सकते हैं। देखिए लोकसभा माफ करेगा विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अगर आप आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ भी देते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले भी जाते हैं, इस बात पर आप कैसे पुख्ता सबूत दे सकते हैं कि सरकार बीजेपी की बनेगी? क्योंकि पहले ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का वोट काटा जा रहा है और लगातार वोट जो काट रहे हैं वो 2 ही वर्ग इस बार वोट काट रहे हैं, युवा वर्ग और जाट वर्ग। राष्ट्रपति मैं रोकना चाहूंगी, अगर देखा जाए तो आपने बोला कि 2 ही वर्ग वोट काट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 साल सरकार में रही, लेकिन कोई ऐसा उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया जिसमें अब बात हो रही है जवान, पहलवान और कहीं ना कहीं किसान की। अब जब कांग्रेस पार्टी लगातार एमएसपी की बात करती हुई नजर आ रही है, लगातार किसानों को मुआवजा देने की बात कर रही है, बिजली फ्री करने की बात कर रही है, 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रही है, तब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में जवान, किसान, पहलवान को ऐड कर लिया। लेकिन जब 10 साल वही भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहती है तब इन मुद्दों को क्यों दरकिनार कर देती है? अभी जब चुनाव आने वाले हैं तो ऐसे में फिर उन मुद्दों को उठाना कहीं ना कहीं ये कॉपी करना नहीं हुआ अलग अलग पार्टियों का? जिन अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे थे, आज उन्हीं की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, कांग्रेस की पॉलिसीज को फॉलो किया जा रहा है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की असफलता नहीं दिखाई देती है? देखिए भारतीय जनता पार्टी असफलता की इस समय अगर आप देखें तो चरम साख पर चल रही है, खासतौर पर हरियाणा में। हमने पहले उत्तर प्रदेश की बात की थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी जब हारी थी तो योगी आदित्यनाथ पर कटाक्षबाजियां की जा रही थी, योगी आदित्यनाथ की सीएम की गद्दी पर उन पर सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं। लेकिन जब हरियाणा की बात आई तो वही योगी आदित्यनाथ हरियाणा की सड़क पर आकर और हरियाणा में जनता को संबोधित करते हुए आकर ये बोले कि हरियाणा से जितना युवा वर्ग यहाँ से शिक्षित हो रहा है उतना उत्तर प्रदेश से नहीं हो रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं तमाम वो बड़े बयान है, भारतीय जनता पार्टी शायद इस वक्त अपने बयानों पर कहीं ना कहीं गौर नहीं कर रही है, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि बीजेपी अगर आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश कर
है, तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को फिर शायद अपनी रणनीति पर काम करना जरूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है, और साफ तौर पर देखें अब तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बदल चुकी हैं, आतिशी जी आ गई हैं, तो आतिशी मार्लेना को ऐसा लगता है कि दिल्ली का जो मॉडल चलता है शिक्षा का, वो मॉडल हरियाणा में लागू कर देंगे तो सरकार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की बन जाएगी। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जब आपके ही चुनावी वादे होते हैं तो वही चुनावी वादे कोई और अपने मैनिफेस्टो में लाकर खड़ा कर देता है, और उन्हीं वादों पर वो कहीं ना कहीं मुकम्मल हो जाते हैं, उन्हीं वादों पर कहीं ना कहीं जीत दर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को भी सोचने की जरूरत है कि जो आपकी दिल्ली की राजनीति, अगर आप उसमें ही कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहे, तो हरियाणा में सरकार बना भी लेंगे तो आखिर दिल्ली जैसा मॉडल हरियाणा में लाके हरियाणा की जनता को कैसे साधेंगे। हरियाणा के लोग दिल्ली जितने अगर आप देखें तो उतने विकसित नहीं है, ऐसे बहुत पिछड़े क्षेत्र हैं इस वक्त हरियाणा में, और आप सबसे ज्यादा देखें कहा यह भी जाता है पूरे भारत में जो सबसे अधिक गांवों की संख्या है वो हरियाणा में मानी जाती है, क्योंकि हरियाणा में अगर आप देखें तो अभी भी ऐसी जनता है जो कहीं ना कहीं उस सोच के साथ चलती है, या यूं कहें कि उस विकसित धारणा के साथ चलती है, जो धारणा उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है और उस धारणा को बदलने की भी जरूरत है। लेकिन जब तक वहां पर शिक्षा प्रणाली को ही ठीक नहीं करा जाएगा, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, स्थिति पूरी तरह से हरियाणा में ठीक नहीं हो पाएगी। इसीलिए अगर आज कहा यह जा रहा है कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसकी हरियाणा में सरकार बन जाए, अब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं पूरे एक दशक के बाद वापसी करने का प्रयास कर रहा है। गठबंधन की पार्टियों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस पूरे एक दशक के बाद वापसी करने की कोशिश कर रहा है और कांग्रेस के पास मुख्य मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप देखें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी तमाम ऐसे मुद्दे इस वक्त दर्शाए जा रहे हैं, चाहे शिक्षा को लेकर मुद्दा हो, चाहे विकास को लेकर मुद्दा हो, चाहे जनता से संवाद को लेकर मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर योजना को लेकर मुद्दा हो। जो अग्निवीर योजना उत्तर प्रदेश में लागू करते करते भी भारतीय जनता पार्टी रह गई थी, उसी योजना को कहीं ना कहीं कांग्रेस अब हरियाणा में लेकर आएगी, और मुझे ऐसा लगता है हरियाणा में अगर तमाम ऐसी योजनाएं कांग्रेस की ओर से जारी कर दी जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी का पत्ता इस बार जरूर कटेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हरियाणा में शिकस्त खाती हुई नजर आ रही है, वहीं तमाम पोलिंग बूथों की बात की जाए तो वहां पर भी एक अलग जुनून कांग्रेस पार्टी को लेकर देखने को मिला। और अब जो चाहे किसी गांव की बात कर ले, पर्टिकुलर अगर गांव की बात करते हैं तो वहां पर युवाओं का जो एक तरीके से जत्था कह लीजिए, वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ ना जाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी उन तमाम मुद्दों को छूते हुए नजर आ रहे हैं जो जमीनी स्तर पर, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू की तब से वो कहीं ना कहीं किसानों की, जवानों की और युवाओं की परेशानियों को समझना उन्होंने शुरू कर दिया, और यही कारण है कि अब भारत की जनता भी उनसे जुड़ते हुए नजर आई। और हरियाणा में तो अब युवा वर्ग जो है वो खुलकर बोल रहा है कि राम मंदिर हमें खाने को देगा क्या। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब बहुत पुराने हो गए हैं, अब कहीं ना कहीं वो जुमलेबाजी लगने लगी है, जिसमें अगर देखा जाए आर्टिकल 370 यूसीसी का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, और युवा ये कहते हुए नजर आए कि आप राम मंदिर हमें खाने के लिए देगा, अगर देगा तो आप हमारी सिक्योरिटी की ही नौकरी लगवा दीजिए राम मंदिर में, लेकिन हमें लगवा दीजिए। तो इस तरीके से आश्रुति कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर गुस्सा भरा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। वहीं अगर देखा जाए तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 2 लाख नौकरी देने का वादा की थी, फिर भी उसने काफी ऐसी नौकरियां दी थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने केवल टीजीटी की वैकेंसी निकाली, जिसमें से 50 जिलों में वैकेंसी को पेंडिंग कर दिया जाता है, और वहीं देखा जाए तो ग्रुप डी की नौकरी निकाली, जिसमें से कुछ लोग को उन नौकरी का लाभ मिलता है, कुछ लोग को नहीं मिलता। शायद कांग्रेस के टाइम में यही बात है कि किसान हमेशा से फायदे में रहा है, और चाहे पूरे देश की बात कर लिया जाए, हरियाणा की ही बात नहीं है, कांग्रेस ने अगर देखा जाए तो पूरे देश के किसानों के लिए जितना किया है उतना शायद भारतीय जनता पार्टी ने किया हो। जिस तरीके से एमएसपी को लेकर यहाँ पर आपने देखा बॉर्डर पर वहां के लोग अड़े हुए थे और जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। तो क्या ये बड़ा मुद्दा हो सकता है इस बार भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसे वादे पूरे नहीं किए जो वादे उन्हें हरियाणा में पूरे करने थे। साल 2019 में भी जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद भी आप देखें लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली। आप याद करें 2019 के ही अंत में जाकर जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनते बनते रहते नजर आ रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ही घपलेबाजी या यूं कहे कि उनकी ही जुमलेबाजी के बाद मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बन गए। जब खट्टर का दौर खत्म होने लगा तो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कुछ बदला नहीं। बदला इसीलिए नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए शिक्षा को लेकर जो भी आपने तर्क रखे उन तर्कों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस मुझे लगता है अब काम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो वादे नहीं पूरे कर पाई। जब बीजेपी वो वादे पूरे नहीं करेगी तो सरकार भी बदलना तय है, तख्ता पलट भी होना तय है और सरकार गिरना भी तय है। और आप देखिए ना केवल हरियाणा, केंद्र में ही कहीं ना कहीं सरकार गिरने की बात हो रही है। केंद्र में ही कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की गद्दी पर आरएसएस निगाहें टिकाकर बैठा है कि आरएसएस जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की गद्दी को एक तरह से चुनौती देने का प्रयास कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर पीएम की गद्दी पर बैठे हैं नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी के पीएम की गद्दी पर बैठने के बाद आखिर उनके ही जो तमाम नेता हैं, उनके ही जो तमाम मंत्री हैं वो उनसे नाराज क्यों हैं। तो ये कहना कहीं ना कहीं आप देखिए ये बड़ी वजहें हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो में चीजें कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को सामने रख देना और चीजें जारी कर देना, तमाम मुद्दों को जारी कर देना, लेकिन उसके बाद भी उन मुद्दों पर काम ना करना, ये जो एक पूरी रणनीति चलती आ रही है ये भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात बीजेपी को ऐसा लगता है कि धर्म की राजनीति जब तक करेंगे तब तक सरकार उनके पास जी। उत्तर प्रदेश में आप एक बात को कर सकते हैं, हरियाणा में नहीं कर सकते। हरियाणा में जिस हिसाब से पूरी जातीय जनगणना बनी हुई है, जिस हिसाब से जातियों में वर्ग बटे हुए हैं, चाहे जाट वर्ग को ले लीजिए, ओबीसी वर्ग को ले लीजिए, किसान वर्ग पूरा ले लीजिए, युवाओं को ले लीजिए, महिलाओं पुरुषों की संख्या तो चलिए अलग है, अगर आप तमाम समीकरणों पर भी बात कर ले, जातीय समीकरणों पर भी बात कर ले, तो इस वक्त हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी का कट सकता है। कटने के कई कारण हैं, क्योंकि आप देखिए हरियाणा में युवा वर्ग जो है और आप देखिए जो हमारी टीम कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर गई, उनका भी यही कहना है, उनके भी तरफ से तमाम तर्क यही आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा की जनता खुलेआम नाराज है। आप देखिए हाल ही में श्रुति एक सवाल छोटा सा और लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से विनेश फोगाट का मुद्दा निकल कर आया, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस में जाकर शामिल हुई, वहां पर आपने देखा कि ओलंपिक से वापस आती हुई नजर आई, तो ये तमाम मुद्दे क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हावी पड़ते हुए नजर आएंगे? अगर इस बार जुलाना की सीट उनके हाथ से निकल जाती है तो क्या ये साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी या बृजभूषण शरण सिंह गलत है और अब जो हरियाणा की जनता या देश की जनता है उसका मिजाज बदल रहा है? अब 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह चुकी, पूरे देश में 15 साल की सरकार होने जा रही है, तो अब क्या जनता भी बदलाव चाहती है? वही शुरुआत जो होगी वो हरियाणा से होगी, फिर दिल्ली में हो सकता है और फिर बिहार में हो सकता है और उसके बाद अन्य तमाम राज्यों में हो सकता है, क्या लगता है? देखिए विनेश फोगाट की जब बात करते हैं तो विनेश फोगाट पहले तो पहलवानों की दुनिया में बड़ा नाम बनी हुई थी, लेकिन उनके परिवार में ही अंतरकलह चल रही थी, क्योंकि आप देखें फोगाट सिस्टर्स जिनकी बात करते हैं कि फोगाट परिवार की जो बहनें हैं वही कहीं ना कहीं विनेश फोगाट से आप देखें उनसे उनसे जो एक जलन का मुद्दा था वो बात से चलता आ रहा है फोगाट परिवार में, उस पर तो खैर एक अलग चर्चा बनती है। लेकिन विनेश फोगाट का कहीं ना कहीं इस वक्त कांग्रेस की पार्टी में शामिल होने के पीछे कई बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये, जब वो पेरिस ओलंपिक से हारकर वापस आ रही थी तो आप याद करें भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और कहीं ना कहीं जो तमाम हरियाणा के बड़े कांग्रेसी चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं उनका स्वागत करने वापस पहुंचे थे, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा का नाम सबसे आगे था। दीपेंद्र हुड्डा के साथ तमाम तस्वीरें विनेश फोगाट की वायरल हुई हैं, दीपेंद्र हुड्डा उनको माला पहनाते नजर आए। तो देखिए कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि जब इंसान अपने सबसे डाउन एक उसमें होता है, एक मुद्दा जो उनका चल रहा होता है, एक पल जब उनका ठीक नहीं चल रहा होता, उस पल में अगर उनके साथ कोई हो तो वो कहीं ना कहीं उनकी ओर ज्यादा आकर्षण बनता है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो ना तो नायब सिंह सैनी उनसे मिलने पहुंचे, ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कोई व्यक्तिगत मुलाकात की, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे उनके आत्मसम्मान पर एक बड़ी ठेस थी, जिस ठेस की वजह से विनेश फोगाट ने ये बड़ा निर्णय लिया। दूसरा मुद्दा, जब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो विनेश फोगाट खुद खुलेआम अभी जुलाना की सीट पे हाल ही में जब चुनाव प्रचार करने पहुंची थी तो ये साफ तौर पर कहती नजर आई थी कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर से यानी उनके गांधी परिवार से उनको खाना आता था, गांधी परिवार कहीं ना कहीं उनको एक तरह से उनसे व्यक्तिगत बातचीत करने का प्रयास करता था, उन्हें साफ तौर पर ये कहता था कि अगर आपको हमारी जरूरत हो तो हम आपके साथ हैं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं ऐसे नुमाइंदे हैं जो कांग्रेस पार्टी चलने के बड़े प्रयासों में लंबे समय से जुटी हुई थी। आज विनेश फोगाट अगर कांग्रेस में गई है तो ये कोई इसमें कोई चौंकने वाला या फिर इसमें ये नहीं कह सकते कि विनेश फोगाट क्यों कांग्रेस में गई है, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी ठेस है कि आप ही के देश के जो पहलवान हैं वो आपके खिलाफ बयान देते नजर आ रहे हैं और हरियाणा में अगर आप सरकार नहीं बचा पा रहे हैं, आप ही के किसान आपका वोट काट रहे हैं, आप ही का जाट वोट बैंक आपका वोट काट रहा है, ओबीसी वोट बैंक कहीं ना कहीं नायब सैनी के पक्ष में नहीं जाता नजर आ रहा, तो यही वो बड़े मुद्दे हैं कि ना तो आपके सीएम साहब जो हैं वो सरकार बचा पा रहे हैं और ना ही आपकी पार्टी हरियाणा में सरकार बचा पा रही है। तो विनेश फोगाट अगर आप देखें जुलाना से इस बार जीत भी दर्ज कर लेती है तो इसमें कोई
नया मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि जुलाना से विनेश फोगाट भी नया चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी में भी नए प्रत्याशी पे ही एक तरह से इस बार दाव चला है। तो विनेश फोगाट का कहीं ना कहीं सरकार बनाना इस वक्त, या फिर यूं कहे कि विनेश फोगाट का कहीं ना कहीं इस बार जीतना, कांग्रेस का सरकार बनाना कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हरियाणा में फिलहाल यही समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 8 तारीख को जो समीकरण बनने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर पाएगी या कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी जीत का परचम सालों बाद लहराती हुई हरियाणा में नजर आ सकती है। और अगर कांग्रेस पार्टी जीती तो कहीं ना कहीं किसानों की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। ऐसे में चाहे महिला पहलवान हो, उनके लिए भी एक बड़ी जीत होगी। लेकिन देखना ये होगा, फिलहाल अभी जो मिजाज है जनता का वो बदल गया है। हरियाणा में नई सरकार बनने वाली है। आपको क्या लगता है कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने वाली है? भारतीय जनता पार्टी आएगी या कांग्रेस पार्टी, या फिर अरविंद केजरीवाल, मायावती या फिर चंद्रशेखर आजाद अपना परचम लहरा सकते हैं? आपको जो कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।